स्टूडेंट, आज हम आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट 2 का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और उसका एलाबोरेशन भी होगा विद डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल। फर्स्ट, इसका 4 नंबर जो है 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमली, मेटाफर एंड एपोस्ट्रॉफी जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। अब जो है हम 4 नंबर इसका है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट आइडियाज जो हैं वो एक साथ में जो है पुटअप किए जाते हैं, रखे जाते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे ईमानदार, बेईमान, खट्टा, मीठा। इस तरीके से जो है लाइकवाइज 2 आइडियाज जो हैं एक साथ रखे जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इन एन ऑक्सीमोरन 2 अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी इस ऑक्सीमोरन में 2 अपोजिट आइडियाज जो हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, उसी को जो है ऑक्सीमोरन कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये एक खुला रहस्य है। ओपन मीन्स हो जाता है खुला, सीक्रेट मीन्स हो जाता है रहस्य। यानी एक रहस्य जो खुला हो, तो रहस्य हमेशा छिपा रहता है, वो कभी खुला होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि ओपन भी है और वो सीक्रेट भी है, यानी ओपन सीक्रेट। तो ये दोनों जो हैं वर्ड एक दूसरे के कंट्राडिक्ट हैं, यानी अपोजिट हैं। तो 2 अपोजिट वर्ड जो हैं वो एक साथ में यहाँ पर रखे गए, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑक्सीमोरन होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लव इज बिटर स्वीट। लव इज बिटर स्वीट। बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा या खट्टा। प्यार खट्टा मीठा होता है। तो प्यार जो है वो खट्टा भी होता है, प्यार जो है वो मीठा भी होता है। यानी उसमें दोनों टेस्ट होते हैं, यानी खट्टे का भी टेस्ट होता है और मीठे का भी टेस्ट होता है। यानी 2 कंट्राडिक्ट वर्ड्स एक साथ रखे गए जो लव को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। इसमें बताया गया कि हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, ही है ऑल, उसके पास सब कुछ है। यानी यहाँ पे ये इससे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सब कुछ है, यानी 2 कंट्राडिक्ट आइडियाज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट नंबर 5 हम देखते हैं। नंबर 5 है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसमें जो है इसकी डेफिनेशन समझते हैं। In this figure of speech, inanimate objects and abstract ideas are thought of as living beings. यानी यहाँ पर कहते हैं in this figure of speech, inanimate, inanimate माने होता है बेजानदार, लाइफलेस, यानी जिसमें जिंदगी नहीं होती, लाइफलेस होते हैं, उनमें जीवन नहीं होता, उन्हें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी बेजानदार चीज़ें, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भावात्मक विचार। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा होगा, वही चीज़ रखी गई। एब्स्ट्रैक्ट यानी भावनात्मक विचार जो होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग, फिर उनको सोचा जाता है कि जैसे कि वो लिविंग बीइंग है, यानी जीवित प्राणी की तरह है। यानी है तो वो इनएनिमेट थी, यानी बेजानदार चीज़ है, लेकिन उनको जो है हम यहाँ पर जानदार चीज़ के रूप में मानते हैं, इसलिए जो है इसको पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहा जाता है, जिसमें कि बेजानदार चीज़ को मानव या जीवित रूप दे दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस अनुभव, बेस्ट टीचर सबसे अच्छा शिक्षक। अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। आप देखिए, अनुभव कभी शिक्षक नहीं हो सकता, शिक्षक तो देनदार होता है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस को शिक्षक कहा गया है, यानी हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लिविंग बीइंग मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, डेट लेज इज आइसी हैंड ऑन किंग। डेट मीन्स मौत ने, लेज माने फेर दिया, हिज आइसी हैंड अपने बर्फ से ठंडा हाथ, ऑन किंग्स राजाओं पर। यानी मौत ने अपना बर्फ से ज़्यादा ठंडे हाथ राजाओं पर रख दिए या फेर दिए, यानी मौत के हाथ, यानी मौत को जिंदा मान लिया गया, उसके हाथ को ले लिया गया, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन।
थर्ड नंबर, लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टावल। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, मूव माने मजाक उड़ाना, यूजफुल टावल महत्वपूर्ण परिश्रम को, यानी गरीब लोगों के परिश्रम को, एम्बिशन महत्वाकांक्षा को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी एम्बिशन को यहाँ पे जो है लिविंग बीइंग मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखें, हाइपर और बोल, यानी हाइपर माने बहुत ज़्यादा, बोल मीन्स बोल गए, यानी बहुत ज़्यादा बोल गए, यानी जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ लोग मिलते हैं जो अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और रियली वैसे होते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। डेफिनेशन इसकी समझते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर or less, better or worse than they actually are, यानी इन हाइपरबोल में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं को ऐसे प्रकट किया जाता है जैसे ग्रेटर हैं या तो वो बहुत ज़्यादा हैं, और लेस या बहुत कम है, बेटर या तो वो बहुत अच्छी हैं, या वर्स या उससे खराब है, जबकि एक्चुअली में वो उससे वैसी नहीं होती, या उनके अच्छाई को बढ़ा के बताते हैं या उनकी बुराई को बढ़ा के बताते हैं, या उनको बड़ा बताते हैं या उनको कम बनाते हैं, और एक्चुअली दे आर, देन दे एक्चुअली आर, और जैसे कि वास्तव में है वो वैसा नहीं बताते हैं, तो वहाँ पर हाइपरबोल हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लोड बह गई, इन द बैटल, युद्ध में, यानी युद्ध में खून की नदियां बह गई। ये इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि खून की नदियां नहीं बहती, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोल का पॉइंट ने यूज़ किया है ताकि उसमें जो है इंटाइसमेंट आ जाए, एक्साइटमेंट पॉइंट में आ जाए, इसलिए यहाँ पर उसने इसको यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल, शी वेप्ड ओशंस ऑफ ट्री। वो इतना रोई कि समुद्र आंसुओं से भर गए। आप समझ सकते हैं कि रोएगी तो आंसू तो गिरेंगे लेकिन समुद्र नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हाइपरबोल का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होगा। थर्ड है बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा स्माइल यानी बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और सारा विश्व जो है वो खुश हो गया। एक पोएट हैं, उनका नाम है इंग्लिश लिटरेचर में अलेक्जेंडर पोप। उन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी थी एपिक टाइप में, वो थी द रैप ऑफ द लॉन्ग। उसकी जो हीरोइन थी वो बेलिंडा थी, और उसमें उन्होंने बहुत हाइपरबोल का यूज़ किया है अलेक्जेंडर पोप ने, और इसमें जो है उन्होंने इसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करके बताया है, जो कि बेलिंडा थी, और ये वहीं से ये कोट किया गया है, बेलिंडा स्माइल एंड ऑन द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और सारा विश्व, दुनिया खुश हो गई। यहाँ पर भी हाइपरबोल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया में होता है ध्वनि सूचक अलंकार, यानी यहाँ पे हम साउंड को सुनेंगे और वो साउंड जो है हमको सजेस्ट करेगा कि ये किसकी वॉइस है या किसकी आवाज़ है, उसी साउंड से हम उसको पकड़ेंगे, इसीलिए उसको ओनोमेटोपोया कहा जाता है। डिफिनेशन समझते हैं। इन एन ओनोमेटोपोया द साउंड ऑफ ए वर्ड सजेस्ट इट मीनिंग। ओनोमेटोपोया में एक वर्ड की जो साउंड होती है वो हमें उसका अर्थ समझाती है, यानी उसकी वॉइस को हम समझ सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है द स्नैक हिसेस। द स्नैक हिसेस, स्नैक में सांप हो गया, हिसिस माने फुफकारता है, यानी सांप फुफकारता है, तो हिसिस एक वर्ड है, हिसिस माने फुफकारना, तो फुफकारना हमें सजेस्ट देता है, साउंड है, किसका साउंड है, स्नैक का साउंड है, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपोया का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हेयर द हमिंग ऑफ बीज। हमिंग माने होता है भनभनाहट ऑफ बीज, मधुमक्खियों की भनभनाहट, यानी भनभनाहट किसकी, ये भनभनाहट वर्ड हमको सजेस्ट करती है किसकी ओर, मधुमक्खियों की ओर। आई हेयर, मैं सुनता हूँ मधुमक्खियों की भनभनाहट को, तो यहाँ पर ओनोमेटोपोया का यूज किया गया। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है द कैट म्यूज। द कैट म्यूज, MEWS, बिल्लियाँ म्याऊ म्याऊ करती हैं या बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो यहाँ पर म्यूज म्याऊ म्याऊ करना हमें सजेस्ट करती है मीनिंग किसकी ओर, कैट की ओर, यानी यहाँ पर भी ओनोमेटोपोया का यूज किया गया। सो
डियर स्टूडेंट, हमने आज फिगर ऑफ स्पीच को कवर कर दिया, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में वेरी वैल्यूएबल प्लेस रखते हैं और वेरी इजीली आप इसमें 4 नंबर जो हैं एक्वायर कर सकते हैं। आपको हर एक की डिफिनेशन याद कर लें और 2 एग्जाम्पल याद कर लें तो वेरी हेल्पफुल होंगे। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए धीरे धीरे आप इसको याद करते चलें, लर्न करते रहें, जो आपके फ्यूचर में वेरी इफ़ेक्टिव होगा। थैंक यू स्टूडेंट।